जय हिंद दोस्तों। अपन भारत को जो भूगोल पढ़ रहे थे उनकी अपन ने 6 यूनिट खत्म कर ली थी और आज अपन को 7वीं यूनिट की जो अपन ने पहला पार्ट देखो तो उसको अपन को पार्ट 2 देखना है, यानी क्लास सेकंड पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्लास सेकंड में अपन को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानकारी करना है। तो थोड़ा आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं कि जो अपन ने 7वां अध्याय जो जैव विविधता से शुरुआत किया था। अच्छा, जैव विविधता में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि आप अपने यहाँ जो पूरे विश्व में 35 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं, उनमें से भारत में अपने कितने हैं तो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं। तो यदि हम वो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो बड़े स्तर के हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं जो बहुत सारे एरिया को लेकर चलते हैं। अब अपन को जो हमने बताया था आपको कि भारत में अब उसी जैव विविधता के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं उनको बांटा गया था अपने यहाँ जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आज का टॉपिक आपका होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जो हमने बोला था आपसे कि आपका जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात हमने बताई थी कि अपने भारत में जीव मंडल आरक्षित कितने हैं तो 18 हैं। तो 18 हैं, उन 18 को आज अपन पूरा क्लियर करेंगे और पूरा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो जीव मंडल शब्द की बात किसने की थी। ठीक है, तो आपको बता दें कि एक विद्वान है जिन्होंने जीव मंडल शब्द का सबसे पहले यूज किया था। तो पहला पॉइंट आपका बन जाएगा क्या, जीव मंडल शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। तो आपको बता दें एडवर्ड। तो पहला आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, जीव मंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड स्वेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड स्वेज। अच्छा, एडवर्ड स्वेज नाम के एक विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले जीव मंडल शब्द का इस्तेमाल किया। और ये कब किया गया तो ये अपना 1855 में किया गया। कब किया गया तो 1855 में किया गया। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का भारत में जैव विविधता के रूप में कितना % क्षेत्र आता है तो आपको बता दें भारत में 60 से 70% ऐसा क्षेत्र होता है जो विश्व का जैव विविधता वाला क्षेत्र जो 60-70% है वो अपने भारत के पास में होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जैव विविधता का कितना 60 से 70%। भारत में विश्व की जैव विविधता का कितना % आता है तो इसमें आता है आपका 60 से 70% क्षेत्र ऐसा होता है जो भारत का जो विश्व का अपना कहाँ पर आता है तो भारत में आता है। ठीक है, अच्छा अब आपको थोड़ा सा और समझना चाहिए। अब आपको बताएं कि यदि हम भारत के जीव जंतुओं और वनस्पति की बात करते हैं तो एक नज़र में आप देख लेते हैं कि भारत में लगभग जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में लगभग 92,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2500 तो अपने मछलियां की प्रजातियां हैं और 2000 अपने पक्षियों की प्रजातियां हैं और लगभग 4500 के समथिंग अपने यहाँ क्या है तो वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी पेड़ पौधे के रूप में वनस्पतियां पाई जाती। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी, अगर टोटल की बात करी जाए तो भारत में लगभग 92,000 जीव जंतु पाए जाते हैं, 92,000 जीव जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 2500 कितनी 2500 जो है मछलियों की प्रजातियां हैं। कितनी है 2500 मछलियों की हैं। 2000 के समथिंग आपको बताएं तो पक्षी हैं, पक्षी की प्रजातियां हैं और आपको बता दें कि लगभग 4500 के समथिंग
वनस्पति पाई जाती है, यानी पेड़ पौधे की वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं, के रूप में होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इतना हमने देख लिया है। तो जैव विविधता के अंतर्गत आने वाले, अब जीव मंडल पर आने वाले हैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वही जैव विविधता की सेफ्टी के लिए, उन्हीं वनस्पतियों की सेफ्टी के लिए ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और अपन को नेशनल पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने पड़ते हैं। तो अपन ने जो जैव विविधता पढ़ी थी वहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन और मिलते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको बताएं कि जो अपनी भारत सरकार है, सबसे पहले अपने यहाँ चिड़ियाघर यदि आपसे पूछा जाता है, यदि चिड़ियाघर पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपका चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले चिड़ियाघर किया गया था अपना चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में, और वो 1855। अब क्या होता है चिड़ियाघर का मतलब? हाँ, लोग देखो दोनों तरीके से अगर सोचेंगे तो आपका सही सेंस निकलेगा और गलत भी सेंस निकलेगा, क्योंकि आज़ादी सबको पसंद होती है, लेकिन क्या होता है, जैव विविधता में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? कम होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। तो क्या हुआ कि जू के बारे में चर्चा हुई कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का, जहाँ पर अपन उन जीव जंतुओं और पेड़ पौधे वनस्पति को रखा जाए कि जिनकी आज विलुप्ति के कगार पर है, तो उनको वहाँ पर उनका क्या किया जाए? बढ़ोतरी करने के लिए उसको जू में रखा जाए और उनमें क्या किया जाए? वृद्धि की जा सके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1855 में भारत में पहला चिड़ियाघर स्थापित किया गया था। वो किया गया था कहाँ पर? तो चेन्नई में। तो एक पहला क्वेश्चन ये याद करके चलेंगे, ठीक है। तो अपने यहाँ यानी भारत में सबसे पहले कहाँ पर? भारत में सबसे पहले चिड़ियाघर की स्थापना की बात बोली जाए आपसे, तो ये आपकी 1855 में, कब? 1855 में कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो चेन्नई में की गई थी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो दूसरा क्वेश्चन याद करना, देखो सबसे पहले चिड़ियाघर की स्थापना 1855 चेन्नई में हुई थी, लेकिन यदि पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है, तो वो है अपना कोलकाता, उसका नाम है अलीपुर चिड़ियाघर। क्या है नाम उसका? अलीपुर चिड़ियाघर। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। क्या हुई थी? 1875 में। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो वो अपना कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और उसका नाम क्या है? तो अलीपुर चिड़ियाघर। कौन सा है? अलीपुर चिड़ियाघर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। तो अपन ने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं कि भारत का यदि चिड़ियाघर पूछा जाता है तो इसकी स्थापना 1855 में हुई थी, पहले चिड़ियाघर की। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बता देना क्या सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा होता है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा अलीपुर चिड़ियाघर, जो अपना कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या याद करके चलना है? राष्ट्रीय जीन बैंक, क्योंकि अपन को पता है कि जैव विविधता वाले जो अपने जीव जंतु होते हैं उनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे संस्थान बनाए गए हैं जिनसे उनकी वृद्धि की जा सके, उन जीवों को
पुनः क्या किया जाए, बढ़ोतरी की जा सके। तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार में जिन बैंकों की स्थापना की गई, तो अपनी भारत सरकार में 2 जीन बैंक ऐसे हैं जिनको आपको याद करके चलना है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में, और दूसरा आपका कहाँ पर हुआ था, तो चेन्नई में। तो आपको एक क्वेश्चन और याद करके चलना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक यदि पूछा जाए तो वो आपका कहाँ पर स्थित हुआ था, तो दिल्ली में। और यदि पूछा जाए कि दूसरा, दिल्ली के जस्ट तुरंत बाद, मतलब कुछ समय बाद दूसरा भी स्थापित किया गया था, जो आपका कहाँ पर है, तो चेन्नई में। अच्छा, ये तो हो गए अपने जीन बैंक। अब डीएनए, एक क्वेश्चन और याद करके चलना है कि भारत के जीवों के लाने, जो डीएनए के लाने संस्थान बना हुआ, वो कहते हैं, वो बैंक कहते हैं डीएनए बैंक, ठीक है। तो यदि पूछा जाता है तो वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, लखनऊ में। यदि डीएनए संस्थान की बात की जाए आपसे, डीएनए संस्थान, तो ये आपका जीव जंतुओं के लिए कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। लखनऊ में बनाया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कहाँ हो गए, अपने भारत के हो जाते हैं। लेकिन यदि आपसे अंतरराष्ट्रीय पूछ लिया तो आपको आंसर देना पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक आपका कहाँ पर है, तो अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक अपना है अपना नॉर्वे में। कहाँ पर है, नॉर्वे में। तो आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो अपना जीन बैंक होता है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो अपना नॉर्वे के स्विट्जरलैंड द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो आपका अंतरराष्ट्रीय यदि जीन बैंक आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप पर। कहाँ पर हो जाएगा, तो नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए इतनी जो अपन ने चीजें पढ़ी हैं, सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से संबंधित है, जीव जंतुओं से संबंधित है, जो कि भारत सरकार नहीं, हम प्रत्येक व्यक्ति को, हर प्रत्येक व्यक्ति को इनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि प्रकृति का जो संतुलन होता है ना, ये संतुलन नहीं खराब होना चाहिए। यदि संतुलन खराब होता है तो आपको पता होना चाहिए क्या हो सकता है। संतुलन किसी चीज का अगर डगमगा जाए ना तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, समझ में आ रही ना। तो इस प्रकृति का, इस नेचर का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने इतने सारे कदम उठाए हैं। किसके लिए, जीव जंतु तथा वनस्पतियों के लिए। और अंदर ही अंदर इसके ऊपर काम होता चलता जाता है, क्योंकि विभाग जो अपने बनाए जाते हैं। अब जैसे अपन को क्या पढ़ना है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ना है। यदि हम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं तो भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे, तो 18। यदि 18 की बात की जाए तो उनमें से 11 तो ऐसे हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे। तो सबसे पहले जीव मंडल की योजना बनाई कब गई थी, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होने वाला है कि जीव मंडल का जो योजना बनाई गई थी, जीव मंडल क्षेत्रों को स्थापना कर रही थी, तो यह योजना कब बनाई गई थी, तो इस योजना का निर्धारण हुआ था 1971 में। और इस योजना जो योजना बनाई गई ना, ये यूनेस्को की ही मदद से ही शुरुआत करी गई थी। कहां पर, अपने भारत में। तो एक क्वेश्चन और याद करके चलेंगे आप लोग कि भारत में जीव मंडल क्षेत्र की योजना कब बनी थी, यदि पूछा जाए तो ये योजना आपकी 1971 में बनी थी। कब बनी थी, 1971 में। और किसकी मदद से बनी थी, तो यूनेस्को की मदद से। किसकी, यूनेस्को की मदद से बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन,
अब यूनेस्को की मदद से जब बनाई गई थी तो योजना आपकी बन गई थी 1971 में। तो अब आपको भारत में जो पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर बनाया गया था? तो पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो अपना बनाया गया था 1986 में, वो बनाया था नीलगिरी नाम से। किस नाम से? नीलगिरी। अब नीलगिरी आपको पता होना चाहिए कहां पर है, तो इसीलिए हमने पहले से आपको बताया है कि आप लोग पहले राज्यों को देखते आए, राज्यों के बाद तो हर एक चीज आपको कनेक्टेड मिलने वाली है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नीलगिरी जो क्षेत्र होता है वो अपना केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और जब नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तो वही वाला नीलगिरी क्षेत्र है जो पहला भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। और जी कब बनाया गया था? 1986 में। कब बनाया गया था? 1986 में। तो अगला क्वेश्चन क्या याद करके चलेंगे आप? भारत का सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बनाया गया था। किसको बनाया गया था? नीलगिरी को। और जी कब बनाया गया था? 1986 में। अब आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तो हमें समझ में आ गया। अब अपने भारत में जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको और भीतर चल के अपन को पढ़ना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, आप लोग बस पढ़ते चलिएगा। बस आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि वो लेट ना हो। क्योंकि मेरे साथ यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप कंटिन्यू लेकर चलने वाले हैं। यदि आप कंटिन्यू लेकर चलते हैं तो मेरी गारंटी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? अब यहां से आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अपन को फिर नेशनल पार्क पढ़ना है, उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ना है। तो अपने भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र अपन किसको बोलते हैं, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो कि प्रकृति तथा गवर्नमेंट, प्रकृति तथा व्यक्तियों के द्वारा पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को एक सेफ्टी जगह पर, सेफ जगह पर रखना ही जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जीव पाए जाते हैं। तो जैव मंडल जो क्षेत्र होता है इसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आते हैं? तो जैव मंडल के अंतर्गत, जो जैव मंडल के अंतर्गत, तो पहला पॉइंट आपको 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये याद करके चलना है। मंडल क्षेत्र है कहाँ के? भारत की। यदि बात की जाए इसमें कितने क्षेत्र शामिल होते हैं, तो इसमें 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। नंबर एक तो आपका समुद्री कौन सा हो जाएगा आपका? समुद्री। दूसरा आपका गैर समुद्री, और तीसरा हो जाएगा आपका स्थलीय। अब आप समझेंगे अच्छी तरीके से। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका समुद्री और गैर समुद्री और स्थलीय, तो दोनों चीजें हैं, तीनों चीज। तो इसमें आपके पूरे धरती का क्षेत्रफल आ जाता है, क्योंकि अपनी धरती पे 2 चीजें हैं। हम चलते हैं डीपली, अपन को डीपली सोचकर चलना है, तभी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस पृथ्वी पर हम बार बार बोलते हैं 2 चीज को देखकर चलते हैं। अपन चलते कि नहीं चलते? आज अपन को यहाँ पर 3 चीजें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि 2 चीजों के रूप में अपन किसको देखते हैं? एक तो स्थल को, दूसरा जल को। किसको देखते हैं? जल को, स्थल को। तीसरी चीज आपको बर्फ नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? बर्फ नहीं भूलना है, क्योंकि अपने यहाँ तीसरा क्षेत्र जो हो जाता है वो बर्फ हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, किस पर? दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, आपको पता होना चाहिए। तो वो भी एक अपना जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होता है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए समुद्री, गैर समुद्री तथा स्थलीय। समुद्र के आसपास में समुद्र में जीव जंतु पाए जाते हैं, और गैर समुद्री में स्थल आ जाएगा, और गैर समुद्री में बर्फ आ जाएगी, और आपका स्थलीय में पूरा का पूरा स्थल जो अपने आसपास के चारों तरफ का पारिस्थितिक तंत्र, वातावरण जो फैला हुआ है, ये आपको जो दिख रहा है ये इसमें आ जाता है। अब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो आपको पता होना चाहिए अब जो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो अपने भारत में है कहाँ। उसके पहले हम बताएं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो अपने
3 क्षेत्रों में होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा भी गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो अपन को वो भाग देख लेना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है उसके 3 भाग कौन कौन होते हैं, तो आप थोड़ा इस मैप को देखकर चलेंगे। क्या करेंगे? इस चित्र को देखकर चलेंगे। यदि बात की जाए तो इस चित्र में 3 खंड आपको दिखाई देंगे, जे वाले, ठीक है। यदि हम 3 खंडों की बात करते हैं तो सबसे अंदर का भाग केंद्रीय हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऊपर का भाग दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा आपका, और जो तीसरा हिस्सा होगा आपका, ये आपका तीसरा हिस्सा हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है। यदि बात करते हैं अपन पहले हिस्से की, यानी अपन पहला हिस्सा यहाँ पर देख लेते हैं अपन। ये आपका जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु और वनस्पतियाँ और होती हैं ना, वो केंद्र वाली होती हैं। तो वो जीव वाला आप कहलाएगा अपना केंद्रीय, केंद्रीय, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय क्षेत्र। दूसरा वाला जो क्षेत्र होगा आपका, ए वाला क्षेत्र, दूसरा वाला क्षेत्र होगा, इसको बोलते हैं बफर क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है कई बार। इसको क्या बोलते हैं अपन? बफर क्षेत्र। अभी अपन इसका पूरा का पूरा डिटेल से कर लेंगे, समझ लेंगे क्या होता है। इसके बाद आपका बाहर का हिस्सा हो जाता है, ये कहलाता है आपका संक्रमण क्षेत्र। क्या कहलाता है? संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये भी अपने कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 2 या 3 या 1, 2 या 3 नेशनल पार्क होते हैं। मतलब समझे, एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 2, 3, 1 तो होता ही है, 2 भी हो सकते हैं, 3 नेशनल पार्क आ जाते हैं। तो नेशनल पार्क से बड़ा होता है अपना जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्लियर हो गया ना? तो ठीक है। अब इसमें आपको देख रहे हैं कि इसके 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। यदि इसको हम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र समझते हैं तो पहला पार्ट आपका केंद्रीय क्षेत्र हो जाएगा, बीच मध्य वाला भाग बफर क्षेत्र हो जाएगा, और जो बाहरी भाग होगा वो संक्रमण क्षेत्र होगा। तो केंद्रीय क्षेत्र जो होता है, इसमें अब आप पॉइंट के रूप में समझते चलेंगे। केंद्रीय क्षेत्र में, किसमें? केंद्रीय क्षेत्र में। यदि हम केंद्रीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यह प्रकृति के द्वारा ही संरक्षित रहता है, प्रकृति के द्वारा। क्योंकि आप इतना समझिएगा, जब ये अंदर होगा तो यहाँ पर तो आना जाना संभव नहीं है, क्योंकि इतने सघन पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं कि वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। तो जब हम इसकी सेफ्टी करेंगे, तो इसकी सेफ्टी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आपका केंद्र वाला जो हिस्सा होता है, इसमें प्रकृति ही संरक्षित करके रखती है इस हिस्से को। किसको? प्रकृति, यानी नेचर ही संरक्षित करके रखता है। तो पहला अपना जो केंद्रीय हिस्सा होगा, उसमें क्या होगा? इसमें इस क्षेत्र को कौन रखता है? प्रकृति ही संरक्षित करती है, ठीक है। और यह आपका केंद्र का हिस्सा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका दूसरा, जो होता है बफर सिस्टम, बफर क्षेत्र। यदि हम बफर क्षेत्र की बात करते हैं तो दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? बफर क्षेत्र। यदि बफर क्षेत्र की बात करते हैं तो यह केंद्रीय हिस्से के ऊपर होता है। पहला पॉइंट तो यही याद करके चलना, यही तो पूछा जाता है। यह है केंद्रीय हिस्से के ऊपरी वाला होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो इसमें ही आपको पता होना चाहिए, जो अपने जितने भी पर्यवेक्षण होते हैं, जितने भी वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से पर्यवेक्षण होते हैं और संस्थान होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। क्या होता है इसमें? तो इसमें प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और जितने भी मनोरंजक स्थल, मतलब समझे यानी कि नेशनल पार्क, वो सारे के सारे किसमें? इस क्षेत्र में आकर चलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दूसरे वाले क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय हिस्से के ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है? तो इसमें परीक्षण
संस्थान तथा प्रायोगिक संस्थान होते हैं। ठीक है, तो ए वाला क्षेत्र अपना कौन सा हो जाता है, तो बफर क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना तीसरा क्षेत्र जो कि संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण क्षेत्र की बात की जाए तो उसको अपन अपने आप से ले लो, क्योंकि अपने जो मकान है, घर है, विलेज है, गांव है, उनके आसपास में जो जंगल है, वन है, बात समझ आई। तो इन जंगलों में जैसे कि मान लो ओरछा, हमारे पास में जो ओरछा पड़ता है उसको समझ लेते हैं, तो उसके चारों ओर क्या होता है, गांव विलेज, गांव बसे हैं कि नहीं बसे हैं, तो उनका संबंध एक दूसरे से संबंध होता है, जिनमें जो जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का एक दूसरे का मनुष्य के साथ क्या होता है, सामंजस्य होता है। और इसी सीमा के बाहर ही अपन लोग रहते हैं। किस सीमा के बाहर रहते हैं, तो इसी सीमा के बाहर वाली पट्टी पे अपन लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, संक्रमण क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य तथा जीव जंतु तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपकी तीसरी हो जाएगी आपकी संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, यदि संक्रमण क्षेत्र की बात करते हैं तो यह है प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु, कौन, जीव जंतु और मनुष्य में सामंजस्य स्थापित वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो इस पर आपको पता है गवर्नमेंट इसका संरक्षण करती है, इसका भी संरक्षण करती है, लेकिन अपन लोग बाहर वाले क्षेत्र के यानी कि वो संक्रमण क्षेत्र है उसके बाहर अपन लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो आपने देखा कि आपको पता चल गया कि जो अपना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। अब अपन को क्या करना है, जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको अपन को समझना है। यदि हम 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं तो थोड़ा मैप बनाकर आपको जल्दी ये समझा दे रहे। ठीक है, ये आपके सामने भारत का मैप है। जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उनको अपन को देखना है। तो अपन एक क्लॉकवाइज चलते हैं, कहाँ चलेंगे अपन, क्लॉकवाइज चलते चलेंगे, आप लोग याद करते चलेंगे। तो सबसे पहले अपन ये काम करते हैं, राज्य और उन 18 जैवमंडल आरक्षित को आप देखते चलेंगे। सबसे पहले अपन को देखना है यहाँ पर आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश। यदि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर पाए जाने वाला जो अपना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो शीतकाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, यानी ठंड वाला। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम उत्तराखंड में आते हैं नीचे, और उत्तराखंड में मिल जाता हमें नंदा देवी। कौन मिल जाता है, नंदा देवी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम सिक्किम में चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका कौन सा, कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको दिहांग और दिबांग। और मिल जाएगा आपको दिहांग और दिबांग। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए असम है। असम में आपके 2 हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। असम में कौन है अपने, तो 2 है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 है, तो एक तो है अपना कौन सा, डिब्रू सैखोवा, और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, यहीं से कर लेते हैं अपन, तो मानस। कौन सा हो जाएगा आपका, मानस। तो असम में कितने हो जाते हैं आपके, 2 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मेघालय है।
और मेघालय में आपका कौन सा होता है, तो मेघालय में है अपना नॉक रैक। कौन सा है आपका, नॉक रैक, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम पश्चिम बंगाल में आते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सुंदरबन। कौन सा मिल जाएगा, सुंदरबन। पश्चिम बंगाल के नीचे हम जैसे ही उड़ीसा में आते हैं तो उड़ीसा में आपको मिल जाएगा कौन सा, सिमलीपाल। कौन सा मिल जाएगा, सिमलीपाल, ठीक है। अच्छा, सिमलीपाल के नीचे जैसे ही हम बेटा उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश में चला तो आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाते हैं शेषाचलम। शेषाचलम वन्यजीव अभयारण्य। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, यदि आपने मेरे द्वारा राज्यों को पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जब भी आप लोग पढ़ो ना विस्तार से क्रम से पढ़ते चलिए, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता है सुंदरबन, सिमलीपाल कहाँ पर अपना उड़ीसा में, उसके बाद कहाँ पर आ गया अपन, तो शेषाचलम अपना कहाँ पर आ गया, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में यहाँ पर है मन्नार। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी समझ लो, चाहे मन्नार ही समझ लो, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित, मन्नार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई, ठीक है। जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमने अभी क्या बताया था, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे आपको क्या मिल जाता है, तो वो मिल जाएगा आपको कौन सा, नीलगिरी। कौन मिल जाता है आपको, तो नीलगिरी मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम और ऊपर चल रहे, अपन और ऊपर चल रहे हैं तो इतने आपको मिल जाए कौन सो, कच्छ की रण। क्योंकि कच्छ की रण भी अपन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आती है। इसके बाद अब आपको बीच में चल रहे हैं और बीच में आपको होते मध्य प्रदेश मिले, इतने हैं अपने 3। कितने हैं, 3 है। तो नंबर 1 आपको हो जाए पचमढ़ी, दूसरा हो जाए आपको पन्ना और तीसरा हो जाए आपको अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही हम छत्तीसगढ़ में चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी अपना एक मिल जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, तो इसका नाम हो जाएगा अचानकमार। यही तो पेपर में पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा गया है, देखा गया है पेपरों में, तो आप लोग याद करके चलेंगे। कौन सा हो जाएगा आपका, अचानकमार। और एक और बचत लास्ट, बहुत जी अपना कौन सा, निकोबार, अंडमान निकोबार जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अंडमान निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो अब आप गिन लिए, आपको पता होना चाहिए कितने होने चाहिए। देखो गिनते हैं अपन कितने होते हैं, तो नंबर 1 आपका हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी अपना कहाँ पर है, तो यूके यानी कहाँ पर हो गया अपना, उत्तराखंड में, ये अपना दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका सिक्किम में है, तो सिक्किम में अपना कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। चौथा और पांचवा ऐसा कर लेते हैं, असम में है, ये कहाँ पर है अपना, असम में, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठवां अपना दिहांग तथा दिवांग, ये आपका कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपका क्या कितने में नंबर हो जाएगा, तो 6वें नंबर का हो जाएगा। नॉक रैक आपका 7वें नंबर का हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है अपना, तो मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है, तो मेघालय में स्थित है। इसके बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में आपको कौन सा है आपको, तो जो आपको जो 8वां, जो कि अपना सुंदरबन है। इसका 9वां अपना कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में, और उड़ीसा का आपका तो कौन सा है, सिमलीपाल, जो कि अपना क्या नंबर का हो जाएगा, तो 9वां हो जाएगा। 10वां आपका कहाँ हो जाएगा आपका, शेषाचलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये अपना कहाँ से है, कहाँ का है अपना शेषाचलम, तो आंध्र प्रदेश का हो जाता है। 11वां आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का, जो कि आपका कौन सा है, तो मन्नार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब 12वां आपका निकोबार, अंडमान निकोबार हो जाएगा आपका, जो आपका 12वां हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है अपना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। 13वां आ जाएंगे अगस्ता मलाई, जो 13वां होगा आपका, तो 13वां नंबर अगस्ता मलाई, जो कि अपना तमिलनाडु तथा केरल के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है अपना, तो केरल के बॉर्डर पर स्थित है, याद कर लेना, ठीक है। इसकी स्थापना सन 2000 में भई थी, 2001 में भई थी, ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद आपके आ जाएंगे नीलगिरी, यदि नीलगिरी की बात करते हैं तो ये आपका कितने नंबर का हो जाएगा,
तो 14वें नंबर का हो जाता है। कौन सा हो जाता है? 14वां। और ये आपका है कहाँ पर? तो आपको याद करने के लिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु कहाँ पर है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है अपना नीलगिरी। 15वें पे आ जाए अपन का अचानकमार। 15वें पे कहाँ पर आ गए अपन? अचानकमार अपनों कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। जो कहाँ पर है अपनों? छत्तीसगढ़ में है। 15 के बाद 16 और 17। अच्छा, अचानकमार, अमरकंटक एक संज्ञा चलत अपने, तो एक ही नंबर लगे इन्हें 15 और 15। एक कम कर दो, क्योंकि अमरकंटक और अचानकमार जो है इनको नंबर एक ही लगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो अमरकंटक और अचानकमार, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? बिल्कुल पास पास में है, तो इनको एक ही नंबर देकर चलो अपन। सो अपने 15-15 पे कौन से हो जाए? अमरकंटक तथा अचानकमार। बस इतना याद रखने कि अपनो अमरकंटक आउट अपनो MP में और अचानकमार कहाँ पर आउट अपनो? छत्तीसगढ़ में आता है। इसके बाद अपना हो जाएगा पचमढ़ी। पचमढ़ी को अपन कौन नंबर है? तो 16वां। सो जो हो जाता है अपना MP में। कहाँ पर है? MP में। और पन्ना अपना हो जाए 17वां। सो जो हो जाए अपना केमो, जो होगा अपना MP में। इसके बाद अपना 18वां नंबर की खुदे दो अपन कच्छ की रण को, की खुदे दो 18वां। तो जी अपने का हो गया 18 अपने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाती है। अब इसके बाद अब आपसे यदि पूछा जाए कि भारत को सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो अब आंसर देना है आपको कौन सा? मन्नार की खाड़ी वालों। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, यानी सबसे बड़ा। कौन सा है ये सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। कितने में है? वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इतना याद कर लीजिए आप लोग। तो फिर बड़ो कौन सा है अपनो? मन्नार को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी को। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि तो फिर साहब जी सबसे छोटा कौन सा है? यदि हम सबसे छोटे की बात करते हैं तो वो जो कौन सा? डिब्रू सैखोवा। यदि हम डिब्रू सैखोवा की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 765 वर्ग किलोमीटर। कितने हो जाए अपनो? 765 वर्ग किलोमीटर हो जाए है। तो आप अपन ने आज जो आज को टॉपिक है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने आज क्या कर लो कि जीव मंडल आरक्षित, जीव मंडल से संबंधित जितनी भी शब्दावली तो बात देख ली, और भारत के सबरे अपन ने क्या देख लिया है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र देख लिया है। अब अपन एक बार रिवीजन कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह सुनते चलेंगे, आप लोग को देखते चलेंगे। इसके बाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, कल अपन अगला देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा था जीव मंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एडवर्ड। किसने? एडवर्ड सुएज। अब याद करेंगे, रटेगा कोई नहीं। देखो मेरी कोशिश रहती रटना नहीं है किसी को भी, हम इसलिए मैप पर ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, हमारे पास टेक्निकल चीज़ें कम है, तो आप लोगों की मदद से सब कुछ हो पाएगा, इसलिए आप लोग फुल मदद करिए, फुल सपोर्ट करिए। यदि अच्छा लगता है तो करिएगा, और आपको मेरी गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इतना डीपली पढ़ते हैं, इतना अंदर से लेकर चलते हैं, तो आपका छोटे मोटे टेस्ट तो वैसे भी निकल जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो जीव मंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ड सुएज ने किया था 1855 में। डेटे भी आपको क्लियर होती जाएंगी। भारत में विश्व की जैव विविधता का लगभग कितने % है? तो आपको पता होना चाहिए 60 से 70% क्षेत्र कितना है अपने भारत में रखता है। और जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने अपने थे? तो 4 हैं, जो पिछले वीडियो में अपन देख के आए थे। अच्छा, इसके बाद भारत में लगभग 92,000 जीव जंतु हैं, जिनमें से 2500 तो मछलियों की प्रजातियां हैं, और 2000 तो कितने हैं अपने? पक्षी है, और 4500 का है वनस्पति यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहां पर? अपने भारत में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन देखें कि भारत में सबसे पहले चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1855 में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में। और जाके हुई थी तो चेन्नई में हुई थी। ठीक है, इसके बाद भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल, अलीपुर, कोलकाता में। कहां पर है अपना? तो ये अपना कहां पर है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने देखा था कि भारत में पहली राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहां हुई थी? तो दिल्ली में। इसके बाद दूसरा कहां पर हुई थी? तो चेन्नई में हुई थी। इसके बाद DNA संस्थान कहां है जीव जंतुओं के लिए? तो वो आपका कहां पर है? तो लखनऊ में। देखो रटना कोई नहीं, बस समझते चलेंगे आप लोग। यदि मैं मेहनत करता हूं तो हो सकता है आप लोगों का काम हो जाए। आप लोग भी मेहनत कीजिए, मेहनत उतनी कीजिए जितनी अपन को जरूरत है, उससे भी ज़्यादा कीजिए आप लोग मेहनत। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक कहां पर है? यदि अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक पूछा जाता है तो नॉर्वे की सोइलबर्ड द्वीप पर स्थित है। इसके बाद भारत में जीव मंडल क्षेत्र की योजना कब बनी थी? तो ये सबसे पहले अपने भारत में 1971 में बनाई थी यूनेस्को की मदद से। किसकी मदद से? यूनेस्को की मदद से। इसके बाद भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, तो नीलगिरी, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके बाद जैव मंडल क्षेत्र के 3 भाग, जैव मंडल क्षेत्र जो होता है 3 जगह होता है, जो कि समुद्री, गैर समुद्री तथा स्थलीय होता है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय क्षेत्र यानी कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र
देखो इंग्लिश में कोर होता है, कोर क्लियर कर लेना। तो कोर क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र, उसके बाद अपना बफर क्षेत्र, उसके बाद अपना संक्रमण क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको प्रकृति के द्वारा ही वो सुरक्षित रहता है, उसको किसी की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो बफर क्षेत्र होता है इसमें संस्थान होते हैं, इसमें प्राय प्रयोग किए जाते हैं साइंटिस्टों द्वारा, वनस्पतियों जीव जंतुओं की खोज बीज का काम चलता है। तो बफर क्षेत्र में तो उसको क्या करते हैं, सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। जब उसको संरक्षित करते हैं तो केंद्र वाला तो ऑटोमेटिकली आपका संरक्षित हो जाता है। इसके बाद आपने यहाँ देखा था बफर क्षेत्र, यह केंद्रीय हिस्से का ऊपरी वाला हिस्सा होता है। इसमें परीक्षण संस्थान, प्रायोगिक संस्थान और मनोरंजन के साधन यानी कि नेशनल पार्क, ये सारी चीजें यहीं पर स्थित होती हैं। इसका संक्रमण क्षेत्र होता है। यदि हम संक्रमण क्षेत्र की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतुओं का मनुष्य का दोनों का एक सामंजस्य वाला क्षेत्र होता है, जहां पर लोग बाग निवास भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बाहर की ओर निवास भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को देख लिया था एक बड़े तौर पर। इसके बाद हमने देखे थे जो अपने 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे, तो अपन वो क्लॉकवाइज लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले अपन चलो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है अपना, तो शीतकाल वाला, शीतकाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हिमाचल प्रदेश से कहा नीचे अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन है, नंदा देवी। नंदा देवी कैसे याद रहे, हमें पता है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसको माना जाता है, नंदा देवी को माना जाता है। तो नंदा देवी कहाँ पर अपने उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में कौन सा हो गया अपना, नंदा देवी हो जाता है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहते हैं अपना सिक्किम में है, और सिक्किम अपना तीसरा वाला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में चले देहांग और देवांग। अरुणाचल प्रदेश में चले अपना तो देहांग के बाद देवांग हो जाए, असम में 2 हो जाए अपने डिब्रू, सैखोवा और मानस, ये असम के हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन को पता होना चाहिए कि सातवां अपना कौन सा, नॉकरेक। नॉकरेक कहाँ पर है अपना, तो मेघालय में स्थित है। कहाँ पर अपना, तो मेघालय में स्थित है। इसके बाद सुंदरवन है अपना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद अपना सिमलीपाल कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है अपना। इसके बाद अपना आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, और शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहते हैं आंध्र प्रदेश में। देखो ऐसे याद कर लेते अपन, एक दूसरे से कनेक्ट करके चलो तो याद हो जाता अपन को। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है अपना, मन्नार को सबसे बड़ा है, 10,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैलो है, और मन्नार को सबसे बड़ा भी है। ठीक है, जो कहते हैं तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद अपना निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, और इसके बाद बृहद निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कहाँ पे, अंडमान निकोबार पे है। इसके बाद अपना अगस्त्यामलाई है जो कि केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है, और जो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, 2001-2000 में स्थापना हुई थी। नीलगिरी अपना कहाँ पे, तो केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे स्थित है। और इसके बाद अपने देखा था कौन सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में अचानकमार और अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, और 2 जनों को नंबर एक ही देखे चल रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे आओ जी, अमरकंटक और अचानकमार। तो दोनों कहाँ पर है अपने, तो एक है अपना मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है अपन को, एक अपन को कहते हैं अपना छत्तीसगढ़ को ध्यान रखना है। अचानकमार जो पेपर में कई बार पूछोगा, याद रखना। इसके बाद मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और पन्ना 2 है, कौन से हैं अपने, पचमढ़ी और पन्ना है। इसके बाद अपने कच्छ की रण है। इसके बाद शीतकाल अपन ने देख लिया। तो अब अपन को क्या देखने, अब अपन को एक चीज देख रहे हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, इसमें अपने 11 रखे गए। कितने रखे गए, तो 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखे हुए हैं। तो अब अपन को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कितने रखे गए अपने, तो 11 रखे गए। उन 11 को अपन को अच्छी तरह से देखने कौन कौन को रखो, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर में किसको रखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए UN, हम UN लिखते चलेंगे, यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में किसको रखोगा, तो आपको तो जो रखोगा तो नीलगिरी को, किसको रखोगा तो नीलगिरी को। तो एक तो होगा अपना कौन सा, नीलगिरी। ठीक है, अब एक काम करो, अपन ऐसे क्रम से चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है नंदा देवी, UN, नंदा देवी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, इसके बाद दूसरा अपन को क्या याद रखने, कंचनजंगा UN, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है कौन सा अपना, कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम बेटा नीचे आते ही तो आपको मिला नैक्रोक जो कि मेघालय में है, इसको भी UN में रखोगा, यानी विश्व धरोहर में रखोगा। किसको, तो नॉकरेक को। ठीक है, इसके बाद सीधे आ जाते हैं हम कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर सुंदरवन जो है इसको भी आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, मन्नार पे। तो इको भी UN की विश्व धरोहर में रखोगा है। तो मन्नार को कहाँ है अपना, तमिलनाडु में है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार, इसको बोला था अपन ग्रेट निकोबार। किसको बोला था अपन, ग्रेट निकोबार, जिसको UN में शामिल किया गया है, क्योंकि यूनेस्को मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो अपने कितने हो गए अपने, तो 1, इसके बाद 2, इसके बाद अपना 3, इसके बाद अपना 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। इसके बाद आपके आ जाएंगे अगस्त्यामलाई। तो अगस्त्यामलाई को भी कायम है, UN में रखा गया है, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर में
रखा गया है। इसके बाद आपका कौन सा था, नीलगिरी, ये अपना देख लिया था। इसके बाद अचानकमार, इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखा गया, और अमरकंटक को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखा गया है, ठीक है। और अंतिम जो होता है वो आपका यूएन पचमढ़ी, इसको भी अपने यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखा हुआ है। तो अब आपको पता होना चाहिए कितने हो जाते हैं आपके, गिन लीजिएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, कितने हो गए अपने 11। तो 11 ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर में रखा गया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है आपको तो ये रखा गया था किसको, तो नीलगिरी को रखा गया था, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया है, आज अपन ने भारत को जो अपना जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो और जीव मंडल से संबंधित सारी चीज़ें अपन ने क्या कर ली, देख ली हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्रम से पढ़िएगा, विस्तार से पढ़िएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।